कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन हैं। एक बहुत मजेदार, जानदार, जबरदस्त वाले तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही है और बेहतर तरीके से आप सभी रिवीजन कर रहे हैं। देखो भैया, हरीश बाबू ऐसा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो भैया अपना मस्ती में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखो यार, जो समस्याएं आज हैं, जिनका समाधान आज संभव नहीं है, जिनका समाधान सिर्फ नौकरी है, तो उनके लिए सोच के परेशान क्यों होना। क्यों भाई हरीश बाबू, वो तो नौकरी से अपने आप चली जाएंगी। अब जो समस्या ही नहीं है उनके बारे में भी क्यों सोचना। तो आप अगर किसी समस्या का समाधान कर सकते हो तो भैया कर लो, फिर उसके बारे में ही क्यों सोचना। अगर ऐसा है कि यार समाधान है ही नहीं, कितना भी मैं सोच लूँ वो तो नौकरी से ही हल होगा, तो उसके बारे में क्यों सोचना। तो भाई अपना तैयारी पे फोकस करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, हंसी खुशी रहो, जबरदस्त रहो, बेहतरीन रहो। बताओ कैसन हो आप सब लोग। वह इसमें भी कैसे डर गए यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हमेशा की तरह एकदम बिल्कुल जोरदार तरीके से अपने बिल्कुल वो लचीले वाले, जोशीले वाले अंदाज में जुटे हुए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वेरी गुड। जय भीम मैम। बिल्कुल। अरे हरीश बाबू वो लाओ यार, एक बिंदी ले आओ, बिंदी। एक बिंदी लगा लें, यहाँ मांग भर लेते हैं, मैं लिपस्टिक लगा लेता हूँ, फिर मैं मैम बन जाऊँगा मैम। अबे यार तुम यार कैसन बात करते हो भाई। हैं यार, तुम्हें ये बिल्कुल विशुद्ध एक लड़का, एक हंसपुष्ट लड़का, तुम्हें कहाँ से मैम नजर आता है यार। ना आवाज़ से ये मैम है, ना शकल सूरत से ये मैम है, फिर काहे मजे लेते हो। चलो शुरू करें। तो दोस्तों, भैया बहनों, अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर को शुरू किया है और विद इन 30 सेकंड में आपको रिवीजन करा दूं कि मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फिर अगले 30 सेकंड में ये देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। देखो भैया, ऐसा बात है कि हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिज्म होता है ना, जो चुंबकत्व होता है, ये 4 तरीके से होता है। मैग्नेटिज्म यानी कि जो चुंबकत्व है ये 4 तरीके से होगा। पहला प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा। देखो इस राइटिंग के पीछे मत जाना, ये तो बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नेचुरल होगा, उसके अलावा पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। विद्युत धारा की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और चौथा हमने कहा कि एक परमानेंट मैग्नेट भी होती है, कृत्रिम चुंबक होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कह लीजिए, जिसे इंसान बनाता है। ठीक। अब धारा से चुंबक को हमने शुरू किया था, उसके बाद में हम इसको भी पढ़ेंगे। अब धारा से चुंबक में, अब करंट से चुंबक में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला हमने पढ़ा एक सीधे तार के कारण कैसे चुंबक बनती है। अगर हम इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित कराएं तो इसमें कैसे चुंबक बनती है। उसके अलावा इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इससे क्या मतलब होता है। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि इससे जुड़ा हुआ होता है सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने एक तरीके से विद्युत धारा की वजह से चुंबक को देख लिया है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे दूसरे तरीके पर। और आज मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं जो कल सीधा तार था उसको मैं आज मोड़ देने वाला हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कि गोल तार में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, यानी कि एक सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो भैया सभी तैयार हैं, सहमत हैं ये पढ़ने के लिए कि जो कल सीधा तार था आज हम उसे मोड़ कर देखेंगे और झमाझम चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करेंगे कि कैसा चुंबकीय क्षेत्र आखिर बनता होगा। तो हेडिंग रहेगी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लूप का मतलब क्या होगा, लूप का मतलब होगा गोल तार। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने एक तार लिया जो कल सीधा तार था और आज मैंने क्या कर दिया, उसको गोल कर दिया। ठीक है भैया। अब मैंने गोल करने के बाद उसको कैसे देखा, देखो मैंने कुछ ऐसे कर लिया, जैसे ये तार है, एक बेहतरीन उदाहरण मुझे मिल गया। ये एक तार है, मान लो ये, ठीक है, ये एक तार है ऐसे करके, और मैंने क्या कर लिया इसको, मुझे 1 सेकंड का समय दो तुम, और क्यों ना हम प्रैक्टिकल को करके दिखा ही दें। आ जा भाई, ये लो, ये तार एक कार्डबोर्ड में से अभी अभी तुम्हारे सामने निकाल लिया ऐसे करके। ठीक भैया, ऐसे करके इस तार को इस कार्डबोर्ड में से ऐसे निकाल लिया, ज्यों करके। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि, अच्छा ये थोड़ा सा कम फटा है,
कोई बात नहीं, इसी में समझ जाओगे तुम, है ना। अब देखो मैंने क्या किया कि इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, इस तार को। मान लो मैंने कहीं यहाँ इसमें एक बैटरी लगा दी। अब तार देखो कुछ इसके नीचे है, कुछ इसके ऊपर है, और मैंने यहाँ रख दिया लोहे का बुरादा। इस पे रख दिया मैंने कागज पे लोहे का बुरादा, और जैसे ही मैंने इसमें धारा प्रवाहित कराई तो इस तार में बनेगा एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये तो दिमाग में बिठा लो कि धारा बनते ही किसी भी तार में चुंबक पैदा होगी ही होगी, करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिज्म बनेगा ही बनेगा। और भैया जी मैंने देखा कि जो लोहे का बुरादा था धारा प्रवाहित कराते ही अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देगा, मतलब उसमें हलचल होनी शुरू हो गई। अगर इसमें करंट नहीं था तो लोहे का बुरादा मस्त पड़ा था तार के पास में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित कराई इसमें होने लग जाती है हलचल, और कुछ देर अपने आप को सेट करने के बाद में ये फिर रुक जाता है। और उस पैटर्न को अगर आप देखें तो बड़ा मजेदार पैटर्न आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा बड़ा मजेदार पैटर्न? देखिए यहां मान के चलिए मैंने एक कार्डबोर्ड लगा लिया, ऐसे करके इसमें भर देते हैं रंग। ये हो गया कार्डबोर्ड जो इसको बीचों बीच में से चीरता हुआ जा रहा है। अब मैंने जब उस लोहे के चूरन को देखा तो वो कैसे एडजस्ट हो रहा था। देखो जहां से तार कार्डबोर्ड को क्रॉस कर रहा है ये इसके आसपास ऐसे ऐसे गोल 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 केंद्रित हो रहा था, और जैसे जैसे ये, अच्छा यहां भी केंद्रित हो रहा होगा ऐसे ऐसे करके, और जैसे जैसे ये केंद्र की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चौड़े होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और बिल्कुल बीचों बीच में आप देखोगे तो दोनों के दोनों कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल सीधे। यानी कि जो लोहे का चूरन था वो बिल्कुल बीचों बीच में कैसा नजर आता है, सीधा नजर आता है। यानी कि अगर आप इस कागज पे ये चुंबक होती, मतलब इस तार में मैं धारा प्रवाहित करा पाता, तो इस तार पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते वो ऐसी देखते, बिल्कुल बीचों बीच में से सीधी। यानी यहाँ लोहे का जो चूरन होता वो यहाँ गोल 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 एडजस्ट हो जाता यहाँ, और ऐसे ऐसे फैलता हुआ नजर आता, और यहाँ पर कैसा हो जाता, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या क्या सवाल बनेंगे? पहला सवाल, जब किसी गोल तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, पहला सवाल, जहां से तार कागज को क्रॉस करेगा या जहां से या तार के परिधि पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, गोल गोल होगा, जैसा कि सीधे लंबे तार के लिए था। सीधे लंबे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, गोल गोल था। ऐसे ही इसके लिए होगा। जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ बढ़ेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता शुरू हो जाएगा, और केंद्र पर आकर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सेंटर पर आकर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी गोल चालक तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो भैया जी आप कहोगे ये बिल्कुल सीधा होता है। याद रख लोगे भाई साहब इस बात को। ये सवाल एक बार देख लो मैंने क्या बनाया। पहला मैंने जो लिख दिया, जब किसी सीधे विद्युत धारावाही तार को मोड़कर वृत्ताकार लूप बनाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है। वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं। यानी कि यहां जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो संकेंद्रीय वृत्त होंगी, यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है वो सेम है। संकेंद्रीय वृत्त तार से दूरी बढ़ने पर निरंतर बढ़ते हुए जाते हैं। देखो ना, जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ रही है ये वृत्त कैसे होते चले जाएंगे, बड़े होते हुए चले जाते हैं। हर एक लाइन एक सवाल है। उसके बाद जैसे जैसे हम वृत्ताकार पास के केंद्र की ओर बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बड़े चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। यानी कि ये जो बड़े बड़े वृत्त हैं ये सीधे होने शुरू हो जाते हैं, और केंद्र पर पहुंचकर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। मैंने कहीं लिख दी होगी ये लाइन। अच्छा ये बात नहीं लिखी है, ठीक है, तो यहीं ऐड कर लेते हैं। प्रतीत होने लगते हैं और केंद्र पर, ये तो सबसे जरूरी बात है, और केंद्र पर सीधी रेखा बन जाते हैं। As we move toward the center of the circular loop, the larger arc of the magnetic field lines begin to appear like straight line and become straight line.
एंड बिकम स्ट्रेट लाइन एट सेंटर। देखो पता है, इतनी बड़ी थ्योरी लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप याद करोगे ना, रिवाइज करोगे, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें से जितना तुम्हें केवल याद रखना होगा, उसको मैं इंपॉर्टेंट लिखता हुआ चलूंगा। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार पढ़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही इसको पूरा पढ़ लोगे, तो पूरा पढ़ने के बाद में जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपके लिए ये काम की बात हो जाएगी। मतलब केवल हमें इतना रिवाइज करना है ना, ये बस काम की बात हो जाएगी कि भैया बस हमें इतना सा रिवाइज करना है। बोलो क्लियर। चलो अगला पॉइंट क्या बनेगा इससे। अगला पॉइंट बनेगा कि केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। देखो अगर ये एक सीधी रेखा है, तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो गया। एक समान का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे यहां अगर मान लो 10 टेस्ला है, तो भैया यहां भी 10 टेस्ला है, यहां भी 10 टेस्ला है, यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सारे के सारे सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट, पाश के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर एक ही दिशा में होती हैं, इसलिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां पर आकर ना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, इधर की भी आई, तो सारी मिल जाती हैं और एक ही दिशा में मिलती हैं। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसकी भी ऐसे है, तो मान लो ये 5 टेस्ला है, ये 5 टेस्ला है, अब ये दोनों मिल गए तो कितना बनाएंगे, 10 टेस्ला। तो पूरे तार में सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो देखो मैं ना थ्योरी तो मैं पूरी लिख रहा हूं, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में सहायता मिले। अगर अभी मैं आपको केवल दो दो अक्षर लिखवा दूंगा ना, तो रिवीजन करते समय दिक्कत आएगी, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन जो इसमें से याद रखने की चीजें हैं, जो पेपर में पूछी जाएंगी, उनको मैं इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन करता चलूंगा, ताकि जब आपको ये चीजें याद हो जाएं, तो रिवाइज करते समय सिर्फ आप उतनी बात पढ़ो जो केवल अंडरलाइन है और इंपॉर्टेंट है। आप भी चाहो तो हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहना। तो यहां से क्या सवाल बनेगा अगला, इस बात से कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल कहां होता है, तो आप कहेंगे केंद्र पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, अधिक प्रबल होता है। इसका मतलब ये बात आपको याद रखनी है। जब आप रिवाइज करें तो बस इतना याद करोगे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, अधिक प्रबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अगला देखिए, इसकी दिशा किससे ज्ञात कर सकते हो, तो आप याद रखोगे कि यहां भी जो दिशा होती है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि इसकी डायरेक्शन भी आप किससे ज्ञात करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। तो कि यहां भी जो दिशा होती है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि इसकी डायरेक्शन भी आप किससे ज्ञात करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये पार्ट यहां पर आपको याद रखना है कि यहां भी हम दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। और यहां से ऐसे कोई सवाल ही नहीं बनेगा कि तार में धारा ऐसे बह रही है या ऐसे बह रही है, वो तो सीधे तार के लिए बनता है। बस यहां से सिर्फ इतना पूछेगा कि किसी गोल तार में धारा बह रही है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किससे ज्ञात करोगे, तो भैया जी राइट हैंड थंब रूल की तरह से ज्ञात करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फटाफट से जितना अभी तक हमने सीखा उसकी समरी बता देता हूं। समरी क्या है कि अगर किसी गोल तार में आप धारा प्रवाहित करा दो, मान लो कैसे भी इसमें धारा आपने प्रवाहित कराई, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर कैसा बनेगा, तार के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, चौड़े होंगे, और ये सर्कल्स क्या होते चले जाएंगे, चौड़े होते हुए चले जाएंगे, और सेंटर पे आके सब मिल जाएंगे। यानी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा पॉइंट बनेगा सबसे ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट बनेगा दिशा किससे ज्ञात करोगे, दिशा ज्ञात करोगे राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करोगे। ठीक है, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करोगे। ये तीन मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक बताइए भाई। ऐसी तो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है भाई, चलिए दो ही सर्कल बनेंगे या इससे ज्यादा भी, कितने भी सर्कल बन सकते हैं, वो तो जितना ज्यादा तुम चूरन डाल दोगे लोहे का उतने ज्यादा सर्कल बनेंगे, निश्चिंत रहिए। आगे देखिए अगला मुद्दा, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अनुलोमतः का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुलोमतः का मतलब अनुक्रमानुपाती भी होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? इसका विशुद्ध मतलब होगा कि अगर, ये कलर ले लो, कि अगर विद्युत धारा के मान को बढ़ाओगे, अगर विद्युत धारा को बढ़ाओगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं इसको, यानी कि अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि यार भैया यही बात क्यों नहीं लिख दी तुमने, फिर इतनी मुश्किल सी बात क्यों लिखी है? महाराज पेपर में ये नहीं पूछी गई है, पेपर में यही पूछा गया कि बताइए किसी तार में धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किसके सीधा अनुक्रमानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो आप बताओगे पहली चीज तो धारा के प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इस बात का तो कोई भी उत्तर कर देगा। वो पूछेगा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो आप कहोगे सबसे पहला तो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब वो ये बात है कि अगर मान लो यहां अभी कुछ धारा बही आपने और मान लो 10 एम्पियर बहाने पे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो यहां 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बना, तो अगर आप यहां धारा बढ़ाओगे ना, मान लो 15 एम्पियर कर दी, तो हो सकता है यहां 7 टेस्ला फेरा है। अगर मैं ऐसा ही एक और फेरा यहां लपेट दूं, इसमें भी 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो यहां और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, 5 और बढ़ जाएगा, 10 टेस्ला हो जाएगा या 7 और बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा आप फेरे लपेटोगे, सीधी बात है यार, तो फेरे पर मान लो आपने एक फेरा लपेटा और उसमें 10 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आपने 20 फेरे लपेट दिए तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 10 200 टेस्ला हो जाएगा, यानी कि इसकी तुलना में n गुना होगा। n क्या है? ये संख्या, यानी जितने फेरे उतना ही गुना चुंबकीय क्षेत्र होगा। बोलो आगे बात समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के दो तरीके मिल गए, पहला धारा की मात्रा बढ़ा दो, या दूसरा आप उसमें फेरों की संख्या को बढ़ा जाएगा। क्लियर है? तीसरी बात वो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, तार से दूरी बढ़ने पर घटता है, यानी कि अगर आप उस तार से ज्यादा दूरी पे जाओगे, यानी कि जैसे मान लो यहां से ऐसे दूरी पे जाते रहोगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि हो सकता है ये 1 टेस्ला, ये मान लो 5 टेस्ला हो तो ये हो जाएगा 4 टेस्ला, ये 3 टेस्ला हो जाएगा, आगे देखोगे तो ये 2 टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि ये आप तार से ज्यादा दूर जा रहे हो ना। तो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता चला जाएगा, यानी तार के पास सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, उससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट डायरेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, याद रखोगे? फटाफट एक बार हम सब बताओ। चलिए अमरजीत भाई बहुत बढ़िया। मिथुन भाई फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो रेलवे का, किसी में फॉर्मूला पूछा ही नहीं है। बीच वाला इसलिए मजबूत होगा क्योंकि वहां पर सारा मैग्नेटिक फील्ड आकर मिल रहा है, सारा चुंबकीय क्षेत्र आकर मिल रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि भाई एक तार में धारा बह रही है कुछ और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। उसका कहना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र को मुझे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊं? तुम कहोगे, पहली सलाह उसे दोगे कि भाई तू धारा को बढ़ा दे, धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरी सलाह तुम उसे दोगे, मान लो उसने कह दिया जी मेरे पास तो बैटरी ही लिमिटेड है, 10 एम्पियर की बैटरी है। अब मान लो 10 एम्पियर पे 10 टेस्ला मिल रहा है और वो कह रहा है बैटरी में नहीं बढ़ा सकता, मुझे चाहिए 20 टेस्ला।
तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे 2 फेरे लगा दे भाई, एक पे 10 टेस्ला मिल रहा है तो दूसरे पे 20 टेस्ला मिल जाएगा। तो जितने फेरे बढ़ाओगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप उसी तार में ज्यादा दूरी पर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। अब यहां से ये सवाल उठेगा कि फिर सेंटर पे सबसे ज्यादा कैसे होता है? अरे यार, सेंटर पे तो 2 मैग्नेटिक फील्ड आके मिल रहे हैं ना, सारा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तो सेंटर पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, अगर आपको ये अच्छे से समझ। चलो एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करा देता हूं, है ना। ये लो, मजे से रिवाइज हो जाएगा। मतलब जितना टाइम ना हम खामखा लिखने विखने में लगाते हैं ना, लिखने की बजाय उससे अच्छा ना इसको समझने में लगाओ। ऐसा पढ़ो यार क्लास में याद हो जाए। ये लो, कितनी सी चीजें हैं, सारे पॉइंट ऐसे समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा? तो आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र होगा कंसेंट्रिक सर्कल। उत्तर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र होगा संकेंद्री वृत्त। कहां? तार पर, वायर पर संकेंद्री वृत्त होगा। और अगर केंद्र पर देखोगे, सेंटर पर, तो ये क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा। हो गया याद। तीसरा सवाल आएगा कि बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होगा? तो सेंटर की इस वाली लाइन पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चौथा सवाल आएगा, कौन से नियम से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हो? तो आप कहोगे भैया जी राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हो। चौथा आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने का क्या तरीका है? तो पहला तरीका है धारा को बढ़ा दो, दूसरा तरीका है फेरों की संख्या को बढ़ा दो। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा कब? जब दूरी बढ़ेगी। ज्यादा दूर हो जाओगे मोहब्बत कम हो जाएगी, दूरी बढ़ने से मोहब्बत घट जाती है। अब बताइए फटाफट से कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। क्लियर कर दीजिए फटाफट से। चलो बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल यहां से बनेंगे। लो हो गया क्लियर। तो अब सोचो ना, इतना ज्यादा अगर मैं हाथ से लिखने बैठ जाऊं तो इतना सा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता, सारा समय निकल जाता, और हो सकता है आपको इतना अच्छा याद भी ना होता जितना अच्छा हमने अभी इसको फिंगर टिप्स पे रख लिया। लो, तुम इससे बनने वाले सारे सवाल कर दोगे यार, मुझे पूरा भरोसा है। बताओ, लो पहला सवाल, मैं देखूं कौन ना इसका उत्तर कर दे। बताइए। बहुत बढ़िया। तो क्या उत्तर हो गया कि भैया जी अगर किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे वाले पाश की तुलना में कितने गुना होगा? भाई देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन अगर तुम रेलवे के एग्जाम्स में देखो ना, सीधा सीधा कम से कम 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एएलपी में पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था, टेक्नीशियन में पूछा गया था। सीधा जो मैं लैंग्वेज करा रहा हूं सीधे उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। कितना गुना होगा? n गुना प्रबल होगा। यार देखो, ये सवाल तो सिर्फ मैं आपको इसलिए कराता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बाकी कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो आप टॉपिक की थ्योरी पढ़ लो उससे बाहर जा रहा हो। तो सवालों को करने की भी जरूरत नहीं है हमें, टॉपिक की थ्योरी पढ़ के ही इतने मजबूत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कराता हूं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर, देखिए वृत्ताकार पाश का मतलब एक सर्कुलर वायर, एक गोलाकार तार, और उसके केंद्र पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति पूछी गई है। बताओ कैसी होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? टेढ़ी मेढ़ी होंगी, संकेंद्री होंगी, सीधी होंगी, परवलाकार? सुनो, आपसे भैया इसके सेंटर पे पूछी गई है, सेंटर पे। तो महाराज बेशक तार के आसपास ये संकेंद्री वृत्त होती हैं, लेकिन यहां नहीं पूछी गई है, तार पर नहीं पूछी गई है, यहां पूछी गई है। और यहां कैसी होती है? ये स्ट्रेट लाइन होती हैं।
काहे को कंफ्यूज हो रहे हो यार, सीधी रेखाएं होती हैं महाराज जी, आप कहो सीधी सरल रेखाएं। तो आप लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या है, आपने एक शब्द सुन लिया संकेंद्री वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। अब दुनिया जहान के सभी चुंबकीय क्षेत्र का उत्तर यही है बस। चाहे स्ट्रेट वायर का पूछे, चाहे सर्कुलर का पूछ ले, चाहे सर्कुलर के वायर पे पूछ ले, चाहे सेंटर पे पूछ ले, संकेंद्री वृत्त। तुम्हारी शादी किससे होगी? संकेंद्री वृत्त से। दावत में क्या लोगे? संकेंद्री वृत्त। जो चीजें दो लगभग सेम सेम सी होती हैं, तुम उनमें अंतर नहीं करते हो। चलो अगला सवाल, क्या पूछ रहे हो भाई ऋषि के? दो सर्कल में तो धारा डिवाइड होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं होता यार, धारा और कुछ डिवाइड नहीं होती, सर्कल तो पूरा एक ही है ना, धारा तो एक ही रहेगी। अगला सवाल, वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो भैया याद रख लेना, फ्लेमिंग साहब के नियम यहां नहीं लगते हैं। कहीं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा दो, नहीं, या तो केवल कहो राइट हैंड रूल या कहो मैक्सवेल साहब का राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग साहब का नहीं होता है और मैक्सवेल साहब का भी राइट हैंड रूल नहीं होता। मैक्सवेल साहब ने इसको कहा था कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, तो या तो सिंपल कहो या मैक्सवेल साहब का कहो। फ्लेमिंग साहब का यहां कोई भी काम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आज से पहले आपने ना पढ़ा होता तो शायद फ्लेमिंग साहब का सबसे फेवरेट उत्तर होता आपका, क्योंकि अगर दिशा ज्ञात करने का नियम आपको कुछ पता है तो सिर्फ फ्लेमिंग साहब का है ना। चलो अगला सवाल देखिए, वृत्ताकार पाश के केंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। जैसे जैसे आप एक वृत्ताकार पाश के केंद्र से दूर होते चले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे कि ये क्या हो जाती है? घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, कोई अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे घटती चली जाएगी, दूरियां जाएंगी। स्टील की बना लो चाहे निकिल की बना लो, जो लोह चुंबकीय पदार्थ हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? तो सबसे बेस्ट है नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। लोहे का ही एक रूप होता है नर्म लोहा। ठीक है, और बताओ अगला सवाल, परिनालिका के भीतर रखे गए नरम लोहे के टुकड़े के चुंबकित होने का मुख्य कारण क्या है? कुंडली का गर्म होना है? नहीं यार, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या लोहे का विद्युत सुचालक होना? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोहा विद्युत का सुचालक, ऐसे तो चांदी भी सुचालक है, लेकिन चांदी तो चुंबक नहीं बनेगी। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी वजह से ये बनती है। ठीक है, चलो अब मेरे हिसाब से बाकी सवाल तो ऐसे हैं कि उन्हें हम अगले टॉपिकों को पढ़ के ही करेंगे। तो आज हमने दो बेहतरीन टॉपिक कवर किए, जिसमें हमने एक गोल तार के बारे में पढ़ा और हमने एक परिनालिका के बारे में यानी कि सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। तो अब तक न केवल आप इन टॉपिकों को रट रहे होंगे, या मतलब चुंबक चैप्टर ना बड़ा उलझा हुआ चैप्टर है। अगर आप इसको कभी किसी किताब से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैंने कोशिश, क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, एक टॉपिक कहीं है, एक टॉपिक कहीं है, एक टॉपिक कहीं है, बट मैंने इसको पूरा अच्छे से बैठ के पूरा स्कोप देख के कि टॉपिक में है क्या क्या, सबको इतने गजब क्रम में लगाया है ना कि सच में आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब जिस चीज़ में मैं खुद कॉन्फिडेंस होता हूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आ जाएगा, मुझे लगता है वाकई आपको मज़ा आता है उसमें। तो मैंने पहले अच्छे से ये बताया कि भाई चुंबक कितने तरह की होती है, फिर हमने ये देखा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फिर हमने एक एक चीज़ को बिल्कुल सीक्वेंस में देख रहे हैं हम। भैया हाँ, एक ज़रूरी चीज़, मंडे की क्लास नहीं होगी, क्योंकि मंडे जो है हम लोग महोबा जाएंगे, महोबा मीटअप है, तो इस कारण मंडे की क्लास नहीं होगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को आपकी क्लासेस सुचारू रूप से होंगी। तो आपकी जो क्लास है अब सैटरडे नहीं होगी, संडे नहीं होगी और मंडे भी नहीं होगी। इसलिए आप सभी
बहुत अच्छे से बेहतरीन शानदार तरीके से रिवीजन करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जल्दबाजी करें। अगर आप ये सोचो कि भैया मंडे क्लास नहीं हो रही तो इसलिए सैटरडे लगा दूँ, मैं तो लगाने को लगा दूंगा, लेकिन कोई लाभ नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस मास्टर से वसूली कर लें तो बिल्कुल ठीक है, मैं कल क्लास लगा लूँगा। मेरी तो क्लास है भी, 8 से 9 क्लास है, तो 9 से 10 एक और क्लास ले लूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है, तीसरी यूनिट पे चल रहे हैं हम, बहुत ढेर कंटेंट है, तो बेहतर है कि आप सभी उसको बहुत अच्छे से याद करो, इस कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज करो, अच्छे से कंटेंट को पढ़ो, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। या चलो कल क्लास लगा ही लेते हैं ना, क्यों ना करें, एक काम करते हैं कल क्लास लगा लेते हैं यार। तो चलो कल भी क्लास लगा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन काफ़ी रहेंगे यार। मेरे हिसाब से मंडे भी आपकी छुट्टी रहेगी और सैटरडे भी छुट्टी रहेगी। चलो कोई बात नहीं, कल क्लास लगा लेते हैं, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा और आप लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। बाकी आप लोग बताओ। अबे खुद ही तैयार नहीं हो बे तुम, और मैं अपनी मर्जी से छुट्टी कर दूं ना, फिर देखो कैसे हल्ला काट दोगे। चलो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। रिवीजन करना है आप करें, सभी टीचर्स की ऑफ है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं लगाएंगे कल क्लास, आराम से बढ़िया से रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन का मतलब रिवीजन करना, और हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को। सदियों पुरानी बातें मत बना देना इन्हें, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी हर अगली क्लास पिछली वाली से जुड़ी हुई है, तो आपको अगली क्लास तभी समझ में आएगी जब इसको अच्छे से रिवाइज करके आओगे। और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि भैया ना केवल आज का पढ़ा हुआ, बल्कि जितना हमने शुरू से पढ़ा है आज तक, आप मंगलवार को उसमें से कुछ भी पूछ लेना, हम आपको बताएंगे। ये प्रॉमिस आप सभी को अपने मन में करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों मंगलवार को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।